Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the next model of atom, which is given as an extension of the Bohr's model of atom, and that is the Sommerfeld's model of an atom. जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है उसने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो पाथ हैं in which the electrons are continuously been revolving, these are the circular path. But the Sommerfeld causes some changes in that particular model and it explained in the different way. So all these we will discuss in the today's lecture, that is about the Sommerfeld's model of an atom. So let's start today's lecture. Sommerfeld model of atom. जो सोमरफोल्ड मॉडल ऑफ एटम है, आप बड़े ध्यान से देखें, नीचे स्लाइड के अंदर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे कि आपके जो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई भी आप एटम ले सकते हैं, आप कार्बन लें, नाइट्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, आप किसी भी एटम को लेके ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जो Sommerfeld model of atom है, it is simply an extension of the Bohr's model of atom, and it is generally been used to explain the fine line hydrogen spectra. जो हाइड्रोजन का फाइन लाइन स्पेक्ट्रा है उसको बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के जो पोस्टुलेट्स थे उनके अंदर कुछ चेंज किया गया, और वो चेंज क्या क्या है, वो सारे चेंजेस ही कहलाते हैं सोमरफेल्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. सोमरफेल्ड मॉडल्स ऑफ जो एटम है, इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट नॉट इन द सर्कुलर पाथ बट इन द एलिप्टिकल पाथ. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस के अंडर विच द इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द सर्कुलर पाथ and there are some electrons which are moving in the elliptical path. उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इलिप्टिकल पाथ के अंदर मूव करेंगे. जैसे आप इस नीचे स्लाइड के अंदर देखें, आपको देखो दोबारा से हम यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाएंगे, आप ध्यान से देखें. बीच में हमने ये न्यूक्लियस दिखाया, देखो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाहर देखो ये फर्स्ट शेल है, उसके बाद क्या है बोलो, ये फर्स्ट शेल के बाद ये सेकंड शेल. और ये हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का कि जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा. वो कैसा होगा बोलो, सर्कुलर अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड. लेकिन जो सेकंड बोहर ऑर्बिट होगा उसके अंदर एक सर्कुलर पाथ होगा, एक इलिप्टिकल पाथ होगा, क्योंकि जो सेकंड शेल होती है उसके अंदर एक तो 2s होता है और एक 2p. तो जो 2s का पाथ होगा दैट इज द सर्कुलर वन, एंड द 2p जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, आपका इलिप्टिकल होगा. फर्दर जो p सबशेल होती है उसके अंदर भी फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz, एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर ओरिएंटेशन. तो 2px, 2py और 2pz तीनों का इलिप्टिकल पाथ होगा बट एट द डिफरेंट ओरिएंटेशन. अब ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे क्या शो किया, देखो सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद हमने क्या किया बोलो, ये सर्कुलर पाथ बोलो किसका है, दैट इज ऑफ, ध्यान से देखें, दैट इज ऑफ किस चीज का, 1s. उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, सेकंड. आप इस चीज को दोबारा से देखें, बोहर्स के अकॉर्डिंग सारे पाथ सर्कुलर थे, ऑल पाथ्स आर सर्कुलर, बट देयर कॉजेस सम मॉडिफिकेशन. आप देखें जो सेकंड पाथ है, देखो इसमें देखो एक सर्कुलर है, दैट इज 2s, और जो सेकंड है 2p, उसका पाथ कैसा होगा, दैट इज एलिप्टिकल. ध्यान से देखें, 1s सर्कुलर पाथ, 2s जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2 पाथ होंगे, 1 सर्कुलर 1 एलिप्टिकल. जो सर्कुलर होगा सेकंड शेल में वो 2s के लिए, और 2p के लिए क्या होगा, एलिप्टिकल. फर्दर जो 2p होता है इट फर्दर कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, इट कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, px, py एंड द pz. देखो ये 3 हमने दिखाए, ऑल द 3 हैव द डिफरेंट ओरिएंटेशन, and due to the presence of these different orientation, if the electrons are present in 2p x or the 2py or the 2pz, these electrons will move the elliptical part but through different orientation. तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली बीन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एलिप्टिकल पाथ along with the circular path. ये भी आप ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि the first shell there is only s, so the electrons are moving only in the circular path according to the same model, that is a Sommerfeld model.
In the second shell, we have two subshell, that is one is the S2s and the other one is the 2p. The path of the 2s, if the electron is present in the 2s, then their path will be the circular one. If the electrons are present in the 2p, their path will be the elliptical one. ये चीज आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद जो 2p है उसके अंदर 3 orbitals होते हैं, और 2px, 2py, 2pz, all the three have the different orientation. And all the electrons which are present in the 2p, they have the elliptical path, but along the different orientation. Means along the x-axis, that is a 2px, along the y-axis, that is a 2py, and along the z-axis, that is a 2pz. So that is the first postulate. Means हमने next point हम क्या लिखेंगे? The circular path is the special case of ellipse. हमने बताया ना कि जो ellipse है, ellipse उसका special case हो जाएगा circular path. जैसे हमने बताया कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ सर्कुलर पाथ होगा, स्पेशल केस है. वो स्पेशल केस कब बनता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो आपका जो फाइन स्पेक्ट्रा है एटम का, जो हमें एक्सप्लेन करना है इस मॉडल के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख पाएंगे. मींस वी हैव द एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द Sommerfeld model of an atom. There is the association of the circular path and the elliptical path. Means some of the electrons which are present in, for example, in 1s, they have the circular path. In the second shell, some electron in 2s, other are in 2p. 2s electrons are continuously in motion in the circular path, while the electron which are present in 2p, they are moving in the elliptical path. Means according to the third postulate, third point of the Sommerfeld model of an atom, there is an association of both these two paths, that is the elliptical path and the circular path, and which becomes the base to explain the fine line spectra of the atom. वो भी हम आगे further explain भी करेंगे. उसके बाद next ये बताया कि जो motion है इलेक्ट्रॉन का, जो closed circular path के अंदर होता है या closed elliptical path के अंदर होता है, that is influenced by their its own nucleus. Nucleus तो एक ही होगा, एटम है उसका न्यूक्लियस तो एक ही होगा. उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे? these different path, both circular path and the elliptical path. जो न्यूक्लियाई होगा, it is the one of the foci for all these orbit. जो न्यूक्लियस होगा, it is only the one foci for all the orbits, क्योंकि सिंगल ही न्यूक्लियस होता है. एंगुलर जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, जैसे बोहर्स पोस्टुलेट्स में आपने पढ़ा था, तो एंगुलर मोमेंटम of the moving electron is always the integral multiple of h upon 2 pi. ऐसा ही बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में कहा गया था. Similarly been said by the Sommerfeld model of atom. Means the angular momentum of the moving electron is the integral multiple of h upon 2 pi. लेकिन वहां पे जो इंटीग्रल मल्टीपल था वो आपका n था. Means L is equal to mvr, that is equal to n h upon 2 pi था वहां पे. यहाँ पे क्या आएगा सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम में कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इंटीजर वैल्यू इज k हियर. वो k है यहाँ पे. वहां पे कौन था? n था, सिंपल n, जो कि क्या था? नंबर ऑफ द शेल. k इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल और द सेकंड शेल और द थर्ड शेल और द फोर्थ शेल. ऑन दैट बेसिस द वैल्यू ऑफ n इज देयर. That is the integral value. n is equal to 1, 2, 3, 4. But here that integral value is, that integer is k. And now what is k? वो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे. जो k है यहाँ पे, जो k है यहाँ पे वो क्या है? वो आपके देखो दो चीजें आती हैं. वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अदर वन इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर. देयर आर द टू टाइप ऑफ क्वांटम नंबर जो हम क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है? जो हमारा k है, ये k क्या है? दैट इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा जो मैं किस चीज के बारे में बताएगा, विच टेल्स अबाउट द, देखो जो इलिप्स होते हैं, इलिप्स वो थ्रू आउट, देखो जो आपका सर्कल होगा, सर्कल का तो क्या होगा? थ्रू आउट एक ही तो रेडियाई होती है, द सेम रेडियाई थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ, ओनली वन रेडियाई. लेकिन जो इलिप्स होते हैं, इलिप्स के अंदर द रेडियाई कॉन्टिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग. द रेडियाई कॉन्टिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग. जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपके सामने ड्रा करके दिखाता हूँ. देखो मान लीजिए सेंटर है, न्यूक्लियाई है. यहां से देखो ये रेडियाई आर हो गया. थोड़ी आगे चलेंगे देखो इस टाइप से, तो ये रेडियाई आपका सेकंड, ये R1 हो गया. थोड़ी और आगे चले इस टाइप से, तो ये रेडियाई देखो आपका R2 हो गया. आगे चलेंगे देखो इस टाइप से, तो ये रेडियाई आपका कुछ R3 हो गया. देखो इस टाइप से, एंड सो ऑन. देखो इस टाइप से ये आपका
क्या बना, इलिप्टिकल पाथ। तो कैसा पाथ बन गया, इलिप्टिकल। एक होता है सर्कुलर पाथ, मींस इधर रेडियस आर, ये रेडियस भी आर, इधर चलेंगे ये रेडियस भी आर, इधर चलेंगे ये रेडियस भी आर, मींस बिल्कुल सर्कल बनेगा। देखो इस टाइप से, ये था बोहर्स पोस्टुलेट कि ओनली द सर्कुलर पाथ, बीच में न्यूक्लियस, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दे आर मूविंग ओनली इन द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ होगा, ये बोहर्स पोस्टुलेट था। लेकिन आपके सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग some electrons are moving in that circular path, some electrons are moving along the elliptical path। जो elliptical path होगा उसके अंदर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखें, देखो ये ellipse दिखा दिया हमने, यहीं पे कोई फोकाई होगा, देखो ये हमने क्या दिखा दिया, बोलो ये न्यूक्लियाई हमने दिखा दिया। ये न्यूक्लियाई होगी कहां पे, देयर आर टू एक्सिस, दैट वन, देखो ये जो सबसे लंबा पाथ है from one end to another, that is called as the major axis। other one देखो that is called as the minor axis। तो जो मेजर एक्सिस होता है इसी के ऊपर आपकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। आप ये नहीं कि माइनर एक्सिस के ऊपर शो कर देंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए दैट इज द न्यूक्लियाई फॉर बोथ ऑफ दी, आपके चाहे वो सर्कुलर पाथ हो चाहे इलिप्टिकल पाथ हो, हमेशा ही, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर तो आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाए क्योंकि ऑल रेडियाई आर सेम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए न्यूक्लियस है, आप इसके ऊपर देखेंगे तो देखो ये रेडियाई है, यहाँ पे कुछ एंगल अलग होगा, यहाँ पे चलेंगे ये रेडियाई अलग है, ये कुछ अलग एंगल हो गया, एंड सो ऑन। देखो आगे आप देखेंगे तो ये रेडियाई अलग है, यहाँ पे एंगल देखो ये डिफरेंट होगा। मींस एंगल जब देखते हैं तो अलोंग दी मेजर एक्सिस ही देखा जाता है। जो मेजर एक्सिस है इसको आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर एक्सिस को आप के से रिप्रेजेंट करेंगे। एन क्या होगा, एन हियर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आप क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे, जो हमें बताता है नंबर ऑफ द शेल के बारे में, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। के क्या होगा यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होगा बोलो यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड। इस सोमरफेल्ड क्वांटम नंबर को बाद में मॉडिफाई कर दिया जाएगा, जो हम एक्चुअल क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बीच में कुछ रिलेशन भी है, वो भी अभी हम आपको बता देंगे। तो मींस हमने क्या बताया कि आपके दो एक्सिस होंगे इलिप्स के अंदर, वन इज द मेजर एक्सिस along with the minor axis। मेजर जो एक्सिस है वो एन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमने लिखा ना नेक्स्ट पोस्टुलेट में, द रेशियो ऑफ एन अपॉन के सजेस्ट फॉर द पॉसिबल नंबर ऑफ द सब शेल इन ए शेल। जो एक शेल होती है, जैसे फर्स्ट शेल मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट शेल में सिर्फ क्या होता है, एस, वन एस। सेकेंड शेल में दो सब शेल होती है, 2s एंड द 2p, 2s एंड द 2p, दो सब शेल होती है। तो मैं जो ये रेशियो एन अपॉन के, दैट सजेस्ट फॉर द पॉसिबल नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, एक शेल में कितनी सब शेल होती है, तो ये रेशियो उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे एन क्या है, मैंने अभी बताया मेजर एक्सिस, के क्या है यहाँ पे, माइनर एक्सिस। मींस अपॉन एन अपॉन के जो रेशियो है, दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। के किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, माइनर एक्सिस, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होंगी के की, that will be the 1, 2, 3 and 4 respectively if the value of principal quantum number is 4। मींस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, जैसे 4 है, 4 का मतलब 4 शेल, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पहली शेल, फिर सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इफ वी एज्यूम दैट इफ वी हैव द फोर्थ शेल, फोर्थ जो शेल है उसके अंदर कितनी सब शेल होंगी, मींस क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मींस शेल, मींस न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस, इसके बाहर देखो ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। हम बात करते हैं मान लीजिए फोर्थ शेल की, यानी एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है, तो के की वैल्यू क्या होगी, द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द के, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट विल बी द 1, 2, 3 एंड 4। अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड। ये आप ध्यान रखें, इस चीज को इंटरमिक्स मत कर देना आप, जो आपके वो क्वांटम नंबर जो बाद में मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किए जाएंगे, वहां पे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को थोड़ी मॉडिफाई करेंगे, वहां पे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड, उसको हम के से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मींस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन द के कैन नॉट बी जीरो, के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, के कैन नेवर बी जीरो, ये आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज इन दैट केस the ellipse would degenerate into the straight line passing through the nucleus। अगर हम k की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा, the ellipse would be degenerate
into the straight line, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, आपका कोई पाथ ही नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, वो पॉसिबल है नहीं। when the n value is equal to k, अगर n की वैल्यू k के इक्वल हो जाए, means the length of minor axis and the length of major axis both are same, तो कैसा पाथ होगा? that becomes the circular path, means throughout radii अगर सेम हो जाए तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, तो दैट इज द स्पेशल केस, n is equal to k, तो पाथ बिकम सर्कुलर, if n is not equal to k, the path become elliptical, but the value of k can never be zero। अब एक रिलेशन है जो आगे अभी हम देखो बताएंगे। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अगले पॉइंट में कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द, बोलो कैसा स्पेक्ट्रा? लाइन स्पेक्ट्रा। हमें जो फाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा तो था जो बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अब हमें एक्सप्लेन करना है फाइन स्पेक्ट्रा, डिफरेंट लाइंस कैसे आती हैं। एक लाइन स्प्लिट होके मैनी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, इफ देयर इज ए वन स्पेक्ट्रल लाइन, इफ गेट स्प्लिट इनटू मैनी लाइंस जो आ जाती हैं, उन मैनी लाइंस मींस फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया सोमरफेल्ड ने। कैसे किया? अभी जैसे हमने आपको बताया था। अब बड़े ध्यान से देखें, मैंने पहले ही बताया देयर इज फर्स्ट शेल, देखो ये फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट शेल है तो उसमें l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 0 है बेटा, ये ध्यान रखना, l की वैल्यू 0 है, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज द फाइनल एजीमुथल क्वांटम नंबर, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड वाला भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर सेकंड शेल है, सेकंड शेल, तो उसके अंदर दो सब शेल होती है, आप जानते हैं कौन कौन सी? l इज इक्वल टू 0 एस सब शेल, l इज इक्वल टू 1 दैट इज द p सब शेल। अगर थर्ड शेल है आपकी, थर्ड शेल में l की वैल्यू 0 हो सकती है, l की वैल्यू 1 होगी, देखो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, एंड 2 होगी, मींस s p एंड d सब शेल। अब आप बड़े ध्यान से देखना, डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन इसीलिए तो है यहाँ पे, क्योंकि आपकी एक जो शेल होती है अकेली वो शेल नहीं है, द शेल कंटेन मेनी सब शेल, मींस आपके शेल के अंदर काफी सब शेल हैं। जैसे सेकंड जो शेल है इसके अंदर क्या है? एक तो आपकी एस सब शेल है, एक आपकी बोलो क्या है? पी सब शेल है। सिमिलरली जो थर्ड शेल है उसके अंदर एक आपकी एस सब शेल है, एक आपकी पी सब शेल है, एक आपकी डी सब शेल है। अगर अब हम ट्रांजिशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें, तो हाउ मेनी लाइन विल बी ऑब्टेन्ड? एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, आप हम ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करने जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आप इस इलेक्ट्रॉन की तरफ ध्यान रखना, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो कहां पे है? थर्ड शेल से। इफ देयर इज ए इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द थर्ड शेल, थर्ड शेल में वो इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है, और उसकी ट्रांजिशन हमें सेकंड में दिखानी है। तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ दीज ट्रांजिशंस? पहली पॉसिबिलिटी, थर्ड शेल के अंदर कहां पे है? वो प्रेजेंट है l इज इक्वल टू 2 में। फिर आएगा कहां पे? वो इलेक्ट्रॉन जो l इज इक्वल टू 2 में है, मींस देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो नीचे देखो कहां पे आ गया, उसके आने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, वो l इज इक्वल टू 1 में आ जाए, देखो ये l इज इक्वल टू 1 में। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? l इज इक्वल टू 1 में। हम शो कर रहे हैं कि l इज इक्वल टू 1 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कहां से आया बोलो? l इज इक्वल टू 2, जो थर्ड शेल का l इज इक्वल टू 2 है, वहां से कहां पे आ गया? देखो सेकंड शेल के अंदर फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, सेकंड देखो l इज इक्वल टू 1, थर्ड शेल के l इज इक्वल टू 1 से कहां पे आएगा? देखो ध्यान से देखें, दोबारा से देखो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, देखा बेटा आपने? उसी टाइप से देखो थर्ड शेल के l इज इक्वल टू 0 जो लेवल है, वहां से देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, देखो फिर से वही। तो मींस आगे ना 3 लाइंस, वी ऑब्टेन 3 लाइंस, दैट इज कॉल्ड एज द फाइन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि सेकंड शेल में भी तो दो पॉसिबिलिटी हैं। सेकंड शेल में भी तो एक l इज इक्वल टू 1 मींस s सब शेल होती है, एक p सब शेल होती है। अभी हमने दिखाया कि जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पे पहुंचे अभी तक? वो अभी तक पहुंचे थे p सब शेल के अंदर, लेकिन थर्ड शेल से कहां पे आए? थर्ड के 3s से या 3p से या 3d से कहां पे आए? 2p के अंदर। अब कहां पे आ सकते हैं? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अब इस इलेक्ट्रॉन को देखना जो कहां पे है, 3d के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? 2s के अंदर आएगा, देखो ये आया 2s के अंदर, पहुंच गया ना बेटा। उसके बाद 3p का इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया बेटा? ये आ गया 2s के अंदर। फिर देखना 3s का इलेक्ट्रॉन, बोलो कहां पे आ गया? ये आ गया 2s के अंदर। मींस ये डिफरेंट लाइंस मिली, दिस कॉल्ड एज द फाइन स्पेक्ट्रा। ये क्या कहलाता है? फाइन स्पेक्ट्रा, बिकॉज देयर आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस डिफरेंट ट्रांजिशन। और यहीं से बेस बना के शेल के अंदर अकेली शेल नहीं होती, शेल के अंदर सब शेल भी होती है। जो ये कॉन्सेप्ट आई कि द शेल आल्सो कंटेन द सब शेल, ये किसने बताया यहाँ पे? सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम ने। बोहर्स ने तो सिंपल क्या बताया था मॉडल ऑफ एटम ने कि around the nucleus there are circular path only in which the electrons are revolving.
कि सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था अबाउट द सब शेल्स, कि शेल के अंदर सब शेल होती हैं। यहां पे बताया गया सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में कि ये शेल के अंदर सब शेल भी होती हैं, सब शेल होती हैं, इसीलिए तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांजिशंस हो गई। इसीलिए तो जो हम कहते थे, अदरवाइज बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे तो आप एक ही लाइन बताते कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है, वो देखो थर्ड शेल से और कहां पे आ गया, वो कहां पे आ गया, सेकंड शेल के अंदर आ गया। ओनली वन लाइन इज देयर। बट ये जो एक लाइन थी, ये मल्टीपल लाइंस में कैसे स्प्लिट हुई, फाइन स्पेक्ट्रा कैसे एक्सप्लेन किया, हो गया ना यहाँ पे एक्सप्लेन। कैसे हो पाया, क्योंकि शेल के अंदर डिफरेंट क्या होती हैं, सब शेल्स होती हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट सब शेल इन ए शेल, देयर इज द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। अब देखो ध्यान से कि हमने अभी आपको बताया था कि जो एल था, जो एक क्वांटम नंबर है, इसका के साथ एक रिलेशन है, जिसे हम कह रहे थे ना कि here according to Sommerfeld also k is a quantum number, that is the azimuthal quantum number। उस modified quantum number को हमने क्या कहेंगे बोलो, यहाँ पे जो फाइनल निकला that is the L। L की जो वैल्यूज हैं बेटा ध्यान रखना, L की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। मींस L की वैल्यू 0 तो उसे S सब शेल कहेंगे, 1 तो P, 2 तो D और 3 तो F सब शेल कहते हैं। लेकिन L का क्या रिलेशन है K के साथ, कि L इज ऑलवेज इक्वल टू K माइनस 1। हमने कहा था ना K की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। K की वैल्यू क्या हो सकती है, K की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड 4। वो हमने कैसे बताया कि देखो K की वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान से देखना, K की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, मीन 0 नहीं हो सकती। तो L की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर हम K की वैल्यू L माने, L K की वैल्यू 1 माने यहाँ पे, तो L की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू K माइनस 1, मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। K की वैल्यू 2 है तो बोलो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। K की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज, बोलो क्या, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। K की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द L एंड द K। बोथ आर द azimuthal quantum number, but the final quantum number, that is the final modified quantum number, that is the L, जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं। सोमरफेल्ड ने यूज किया था यहाँ पे K, जो इनिशियल आपका azimuthal quantum number था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखो हमने क्या कहा था, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन बोथ N एंड द K। यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं करती। हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है, हम ये कह दें देयर इज ए इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द थर्ड शेल, देयर इज ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन कोई सेकंड शेल में है लेकिन वो 2s में है, 2s के अंदर देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, 2s में है। एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही है लेकिन वो 2p में है। तो क्या दोनों की एनर्जी सेम है, नो। देखो ये एनर्जी लाइन है, देखो यहाँ पे ये एनर्जी की लाइन है बेटा, नीचे से ऊपर तक एनर्जी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये बीच में देखो नीचे अगर हम दिखाएंगे दैट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये डिफरेंट शेल्स हैं आपकी, शेल में सब शेल है। तो 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंट है, यही हमने कहा था। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, नॉट ओनली डिपेंड ऑन n, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस के ऊपर तो जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन थी वो सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शेल का जिक्र किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम, और जिसने ये बताया कि शेल के अंदर सब शेल भी होती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जो डिफरेंट सब शेल हैं, जैसे सेकंड शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2s में भी हो सकता है, 2p में भी हो सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन बोथ n एंड द L, मींस डिपेंड ऑन बोथ, किसके ऊपर, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज द L एंड द एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज द K। फर्दर जो अभी हमने बताया जो ट्रांजिशन थी इलेक्ट्रॉन की, द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन शेल, जैसे अभी हमने ट्रांजिशन क्या एक्सप्लेन किया था कि थर्ड शेल से और सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो कैसे हो रहा है। मींस द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन शेल, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द थर्ड शेल टू द अनदर शेल, फॉर एग्जांपल द सेकंड शेल, इन्वॉल्व्स मोर देन वन पॉसिबिलिटी। अभी हमने देखा था देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, देखो आपने देखा कि डिफरेंट लाइंस आई थी, दैट इज द आपका क्या था बोलो, हाइपर फाइन स्पेक्ट्रा, ये आपका फाइन स्पेक्ट्रा था। Means the transition of the electron from the one shell into the another shell involves more than one possibilities of the transition, which explain the fine spectra of the hydrogen। और ये पाया गया कि जो फ्रीक्वेंसी है इन डिफरेंट फाइन लाइंस की,
जो अभी हमने एक्सप्लेन की, ऑन द बेसिस दैट द शेल कंटेन डिफरेंट सब शेल that found to be in agreement with the values which are calculated according to the Sommerfeld theory. So that is all about the Sommerfeld model of atom. लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां रह गई. There are some limitation in that model. वो limitations क्या है इस मॉडल की? First limitation कि it could not explain all lines in the hydrogen spectra. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर जितनी लाइन आनी चाहिए ना, हमने जो पढ़ा था पीछे, there are different line, लेमान, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफंड, हमरे, पीफंड सीरीज, जो भी हमने सारी पढ़ी थी, सारी की सारी लाइंस को भी ये सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसने जो इनएक्यूरेसी रह गई, इट प्रोवाइड्स द इनएक्यूरेट वैल्यूज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट कुड नॉट गिव द कंप्लीट आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट. एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बारे में इसने कोई जिक्र नहीं किया. सो दिस कॉल्ड एज द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ द सोमरफेल्ड्स मॉडल ऑफ एटम. So thank you. That all about today's lecture on the Sommerfeld model of atom, which is just an extension of the Bohr's model of atom. उसकी सिर्फ ये extension थी. So beta, thank you. That all about today's lecture. Thank you.